सुप्रभात प्यारे छात्रों, आज हम सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र अधिगम हेतु निर्धारण की द्वितीय इकाई से अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है विषय आधारित अधिगम का आकलन। विषय आधारित अधिगम के आकलन को पढ़ाने से पहले मैं आपको अधिगम क्या होता है, आकलन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, इसके बारे में छोटा परिचय दूंगी। अधिगम क्या होता है? अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना, यानी कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान जो बालक होता है उसको विभिन्न प्रकार के अनुभव तथा ज्ञान प्राप्त होता है। इन अनुभव तथा ज्ञान के द्वारा उसके जो व्यवहार होते हैं, जो स्वाभाविक व्यवहार होते हैं, उसमें वांछनीय तथा उचित परिवर्तन होता है, उसको हम कहते हैं अधिगम। यानी कि अधिगम क्या होता है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि मनुष्य हमेशा अधिगम करता रहता है। वह पर्यावरण से अधिगम करता है, वह कक्षा में अधिगम करता है, वह अपने परिवार से अधिगम करता है, वह समाज से अधिगम करता है। यानी कि यह सतत निरंतर चलने वाली व्यापक प्रक्रिया है। यानी कि व्यक्ति जब तक जिंदा है तब तक वह अधिगम करता रहता है। लेकिन हम विषय आधारित अधिगम का आकलन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यही कहेंगे कि विद्यालय में कक्षा में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और जो बालक होता है वह नित्य नए ज्ञान तथा अनुभव का अर्जन करता है, और उसमें जो व्यवहार होते हैं, जो स्वाभाविक व्यवहार होते हैं, वह परिवर्तित हो जाती है, यानी कि उसको उचित दिशा प्रदान की जाती है। तो यह कक्षा का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत अधिगम कहलाता है। अब आता है आकलन। आकलन क्या होता है? आकलन वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न माध्यमों से सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। यानी कि विभिन्न माध्यमों से सूचनाओं को एकत्रित करके उस पर विचार विमर्श किया जाता है, और विचार विमर्श के द्वारा यह हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है वह कितना जानता है, यानी कि शिक्षा से के संबंध जो उसने अधिगम किया है वह क्या जानता है, विषय वस्तु के संबंध में क्या जानता है, समझता है, तथा जो शैक्षिक अनुभव से प्राप्त ज्ञान है उसको वह परिणामों के रूप में व्यक्त कर सकता है। तो आकलन का क्या अर्थ हुआ कि आकलन के द्वारा विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, उस पर विचार विमर्श किया जाता है, तथा इसके द्वारा हम यह समझा सकते हैं कि जो बच्चे ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से जो शैक्षिक अनुभव प्राप्त किए हैं उसके विषय में बच्चा क्या जानता है, क्या समझता है, तथा जो ज्ञान है उसका वह परिणामों के रूप में व्यक्त कर सकता है। यानी कि ये अधिगम में वृद्धि करता है। आकलन के द्वारा छात्र की अधिगम वृद्धि होती है। तो यह आकलन है। इसलिए इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि आकलन एक सतत प्रक्रिया है। आकलन क्या है? आकलन एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से डाटा को इकट्ठा किया जाता है, और इस डाटा को इकट्ठा करने के बाद इसका प्रयोग जो प्रक्रिया है उसको प्रभावी बनाने के लिए या प्रभाविकता के रूप में किया जाता है, या इस प्रक्रिया में जो प्रभाव कुछ दोष है उसके निवारण के लिए आकलन का प्रयोग किया जाता है। आकलन को एक सुधारात्मक प्रक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें निर्देशनात्मक सुधार होता है। इसके अलावा निदानात्मक इनपुट प्राप्त किया जाता है। इसलिए आकलन को क्या कहा जाता है? इसको एक सुधारात्मक प्रक्रिया भी हम कह सकते हैं। बहुत से लोग आकलन और मूल्यांकन में कंफ्यूज रहते हैं। तो जो मूल्यांकन होता है वह आकलन से भिन्न प्रक्रिया है। यानी कि किसी प्रक्रिया का जो मूल्यांकन किया जाता है वह प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। यानी कि कुछ निश्चित मानदंड होते हैं, उसके आधार पर उस प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है कि जो
प्रक्रिया है उसके पूर्व कुछ उद्देश्य होंगे, पूर्व निर्धारित निश्चित उद्देश्य होंगे जो मानक होंगे, तो वह प्रक्रिया उस मानक तक कहाँ तक खरी उतरी है, तो इस चीज़ का पता हम मूल्यांकन के द्वारा लगाते हैं। मूल्यांकन का मतलब यही हुआ कि किसी प्रक्रिया का मूल्य निर्धारण करना, यानी कि मूल्यों को निर्धारण करने वाली प्रक्रिया, यानी कि एक प्रक्रिया का जब मूल्य निर्धारण किया जाता है तो वह प्रक्रिया मूल्यांकन बन जाती है। मूल्यांकन किसी प्रक्रिया के अंत में किया जाने वाला कार्य है। और आकलन क्या है? आकलन एक सतत प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। उस प्रक्रिया में विभिन्न प्रक्रिया के अंतर्गत ही विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। सूचनाएं प्राप्त करके उस पर विचार विमर्श किया जाता है। विचार विमर्श के द्वारा पता लगाया जाता है कि बच्चा जिसने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जो ज्ञान लिया है, जो अनुभव लिया है, उसको बच्चे ने कितना समझा है, वह कितना जानता है, तथा उसके ज्ञान का क्या किया जाता है, उसके ज्ञान का परिमाणात्मक मूल्यांकन किया जाता है, यानी परिमाण तक पहुंचाया जाता है। और इसको एक सुधारात्मक प्रक्रिया कहते हैं कि इसमें जो निर्देशन संबंधी या निदानात्मक संबंधी जो इनपुट प्राप्त होते हैं वह कहाँ तक उस बच्चे ने प्राप्त किए है और उसको क्या निर्देशन दिया जाना चाहिए, उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए। तो जो विषय आधारित अधिगम है वह पाठ्यक्रम, यानी कि विद्यालय के जो पाठ्यक्रम होता है उसके विभिन्न विषयों में समाहित होता है या विभाजित होता है। मैं वापस कहना चाहूँगी कि विषय आधारित अधिगम पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में विभाजित होता है, जिसे पाठ्य वस्तु के रूप में पाठों के अंतर्गत समयबद्ध किया जाता है, यानी पाठों की विषय वस्तु के रूप में उसको समयबद्ध किया जाता है। विषय आधारित उपागम के अंतर्गत विद्यालय के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम होता है उसके अंतर्गत विभिन्न विषय होते हैं और विभिन्न विषयों में अधिगम छुपा हुआ होता है, जिसे पाठ्य वस्तु के रूप में समयबद्ध किया जाता है। लेकिन जो भाषा होती है, जो साक्षरता होती है, उसको अलग विषय के रूप में रखा जाता है। जो क्या करती है, जो पाठ्यक्रम के जो विषय होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उनसे पृथक पढ़ने तथा लिखने का कौशल हमें प्रदान करती है। यानी कि भाषा तथा संचार को एक अलग विषय के साक्षरता को एक अलग विषय के रूप में रखा जाता है। यानी कि भाषा तथा साक्षरता को एक अलग विषय के रूप में रखा जाता है, जो पाठ्यक्रम के अन्य क्षेत्रों से पृथक वह क्या करती है, वह पढ़ने तथा लिखने का कौशल हमें विकसित करती है। आगे आता है रचनावादी परिप्रेक्ष्य। रचनावादी परिप्रेक्ष्य जो विषय आधारित अधिगम है ना, विषय आधारित अधिगम की जो विचारधारा है उसको रचनावादी परिप्रेक्ष्य में समाहित या प्रस्तुत किया गया है। रचनावादियों ने ही विषय आधारित अधिगम को प्रस्तुत किया है। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों का आधार बनाया, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की तथा परिणामों को निकाला। तो जो उन्होंने सूचनाएं प्राप्त की, परिणामों को निकाला, तो उसके आधार पर उन्होंने विषय आधारित अधिगम का आकलन किया। विषय आधारित अधिगम का आकलन उन्होंने 3 बिंदु में किया है, यानी कि 3 क्षेत्रों में उन्होंने विषय आधारित अधिगम को प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है अधिगम पर केंद्रीकरण, दूसरा है अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन और तीसरा है पाठ्यक्रम अनुदेशन व आकलन की योजना। अब अधिगम पर केंद्रीकरण क्या होता है? सामान्यतः केंद्रीकरण का अर्थ होता है पूर्ण ध्यान देना। क्या होता है केंद्रीकरण का अर्थ? पूर्ण ध्यान देना, यानी कि अधिगम पर केंद्रीकरण। अधिगम यानी सीखने पर पूर्ण ध्यान देना, यानी कि कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चों की रुचि विकसित की जाती है अधिगम पर ध्यान देने के लिए।
यानी कि बच्चों की जब तक रुचि नहीं होगी विषय वस्तु को पढ़ने में, तब तक उनको अधिगम नहीं करवाया जा सकता। तो अधिगम को विकसित करने के लिए बच्चों को पहले रुचि की ओर ध्यान देना आवश्यक है। यानी कि बच्चों की रुचि को इन्वॉल्व करना महत्वपूर्ण है, तभी जाके उसका जो अधिगम स्तर है वह विकसित हो पाएगा। अगर बच्चे का रुचि विकसित हो गई अधिगम के प्रति, तो उसका पूर्ण ध्यान उस विषय वस्तु पर लगेगा और वह विषय वस्तु पढ़ सकेगा, समझ सकेगा और अपने जीवन में उतार सकेगा। इसलिए पढ़ाने से पहले सर्वप्रथम अधिगम पर केंद्रीकरण करना आवश्यक है और यह केंद्रीकरण हम बच्चों के रुचि से ही विकसित कर सकते हैं। यानी कि रुचि विकसित होगी तो बच्चे का पूर्ण ध्यान अधिगम पर लगेगा। बच्चों को रुचि उत्पन्न कराने के लिए जो अध्यापक विषय वस्तु पढ़ा रहा है या जो शिक्षक या शिक्षिका विषय वस्तु पढ़ा रही है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत, तो जो प्रकरण दिया गया है तो उसके लिए बच्चों में वह भाव पैदा करना होगा कि बच्चों या छात्रों, यह जो विषय वस्तु मैं पढ़ाने जा रही हूँ या जो विषय वस्तु मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, यह आपके जीवन में बहुत उपयोगी होने वाली है। यानी कि इसका महत्व आपके जीवन में बहुत ही अधिक है। अगर शिक्षक या शिक्षिका उनको जो प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में अवगत कराएंगे और उनको दैनिक जीवन से जोड़ेंगे, तो बच्चों में उस विषय वस्तु के प्रति अधिगम करने की क्षमता पैदा हो जाएगी और वह शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु रूपी सामग्री को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। इसलिए उनका पूर्ण ध्यान विषय वस्तु के प्रति आकर्षित करने के लिए अधिगम पर केंद्रीकरण करना आवश्यक है और अधिगम पर केंद्रीकरण तभी होगा जब बच्चों को उसकी उपयोगिता, विषय वस्तु की उपयोगिता तथा महत्व को बताया जाएगा। आपको पता है कि शिक्षा जो है वह एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यानी कि शिक्षा क्या है? शिक्षा दार्शनिकों के अनुसार छात्र, शिक्षक, वापस लिखती हूँ, छात्र, शिक्षक तथा पाठ्यक्रम। छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम, ये किसने कहा है? यह विभिन्न दर्शन शास्त्रीय अध्ययन के अनुसार जो शिक्षा है वह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इस त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है छात्र, फिर होता है पाठ्यक्रम और फिर उस स्थान आता है शिक्षक। यानी कि ये तीनों जो है ये आपस में अंतर संबंधित है। इसमें एक भी वस्तु को जब लैप्स कर दिया जाए तो दो चीज़ का कोई भी महत्व नहीं रहता। इसलिए ये तीनों अंतर संबंधित है और तीनों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में होना ज़रूरी है। जब शिक्षक छात्र को अधिगम करवाता है, यानी कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जब कक्षा में संपन्न होती है, तो जो शिक्षक है वह छात्र की रुचि, वह छात्र की योग्यता, अबोध कौशल आदि, रुचि, शक्ति, विभिन्नता आदि को देखकर वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न करवाता है। और जो बच्चे की जो स्वाभाविक जो व्यवहार होता है तो उसमें ज्ञान तथा अनुभव के माध्यम से उसका वांछनीय तथा उचित व्यवहार का परिवर्तन हो जाता है। यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए जो शिक्षक जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहा है वो पाठ्यक्रम भी बाल केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित ही होना चाहिए। यानी कि वह पाठ्यक्रम छात्र के सर्वांगीण विकास में योगदान दे। इसलिए वह छात्र के व्यक्तित्व के विकास के लिए ही पाठ्यक्रम कक्षा में वह बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। और जब शिक्षक
इसको प्रस्तुत कर रहा है, विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहा है, तो छात्र का अधिगम पर केंद्रीकरण होना अनिवार्य है। अगर छात्र अधिगम पर केंद्रीकरण नहीं करेगा, छात्र का पूर्ण ध्यान अधिगम पर नहीं होगा, तो जो कक्षा 40 मिनट की जो कक्षा कक्ष है वह व्यर्थ हो जाएगी, वह ज्ञानहीन हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक शिक्षक का दायित्व है कि वह सर्वप्रथम बच्चों में रुचि जगाए, तत्पश्चात अधिगम या विषय वस्तु उसको पढ़ाए। और अधिगम पर केंद्रीकरण करने के लिए जो विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं, तो सभी बच्चों का पूर्ण ध्यान विषय वस्तु पर आकर्षित करने के लिए वह उन क्रियाओं को, उन गतिविधियों को बच्चों के जीवन से जोड़े, तथा वह जो विषय वस्तु पढ़ाने जा रहा है वह बच्चे के जीवन में बहुत उपयोगी होने वाली है, बहुत ज़रूरी है। यही करके उसको अधिगम करवाना चाहिए। आज यहीं तक, वापस मिलते हैं। धन्यवाद।